हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम लोग जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, चलिए तो हेडिंग लिख लेते हैं। In uniform electric field, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये आपको अब तक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, देन प्लीज रेफर टू आवर प्रीवियस वीडियोस। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में जब इलेक्ट्रिक डायपोल को इंट्रोड्यूस किया था तब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक है, अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं जब वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है। तो इस डेरिवेशन को चालू करने से पहले मैं आपके साथ में 11th क्लास का एक रोटेशन मोशन का एक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका मैं यूज करूंगा इस डेरिवेशन में आखिरी में। तो कुछ चीजें हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आप उसको समझिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपको इक्विलिब्रियम के टाइप्स पता है क्या होते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इनका मतलब क्या होता है? जिसको पता है उसको बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो इस वीडियो को देखे, अभी समझे, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा आपको चीजों को एनालाइज करने में, समझने में। देखिए, मैं 3 डायग्राम बना रहा हूं, उसके थ्रू आपको समझा रहा हूं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे ये 3 केसेस हैं, आप बाय लॉजिक समझ सकते हैं। एक बात बताइए, इस बॉल को, ये कंटेनर है, इसके अंदर एक बॉल रखी हुई है। अगर इस बॉल को मैं उठा के यहां पर ले जाऊं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस बॉल को उठाकर मैं यहां पर लाकर मैंने छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये बॉल इधर आने की टेंडेंसी रखेगी, है ना। लाइकवाइज अगर मैं इस बॉल को इधर ले आऊं तो ये बॉल इधर आने की टेंडेंसी रखेगी। क्या होगा? ऐसे 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 करते करते फाइनली ये वहीं पर आ जाएगी जहां पर ये ओरिजिनल अपनी स्टेट पर थी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को देखिए, वापस अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जब आप बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी टेंडेंसी होती है उसको ओरिजिनल जो उसकी स्टेट थी वहीं पर ले आके रखा जाए। सो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर आइए, अभी ये भी रेस्ट पर है, ठीक है, जैसे ये रेस्ट पर थी ऐसे ये भी रेस्ट पर है। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा भी पुश कर दिया, समझिए बात को, अभी ये रेस्ट पर है ना, अभी ये मूव नहीं कर रही है, लेकिन अगर आपने सपोज करिए इस बॉल को इधर ला दिया और फिर छोड़ा, तो क्या ये बॉल इधर आने की टेंडेंसी रखेगी? नहीं, ये बॉल इधर जाने की टेंडेंसी रखेगी। लाइकवाइज आपने इधर रखा तो ये इधर जाने की टेंडेंसी रखती है। मतलब ये अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी, जिसकी मीन पोजीशन कह सकते हैं, वहां पर आने की टेंडेंसी नहीं रख रही है। इसलिए इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम क्यों कहेंगे? क्योंकि ये अभी रुका हुआ था, रेस्ट पर था, लेकिन ये अनस्टेबल है। आपने थोड़ा सा भी पुश कर दिया तो ये अपनी पोजीशन को छोड़ के भाग जाएगा। और यहां पर ऐसा नहीं था, यहाँ पे आपने पुश करा भी तो भी थोड़ी देर के बाद वापस यहीं पर आ जाएगा। तो ये स्टेबल है। और ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं इस वाले पे। आप अभी यहां पर है, आप बॉल को यहां पर लाकर रख दिए, तो ना तो ये इधर आने की टेंडेंसी रख रही है, ना ये इधर जाने की टेंडेंसी रख रही है। फ्लैट सरफेस पर है तो ना ये इधर आने की कोशिश करेगी ना इधर जाने की। मतलब यहां से यहां रख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको उठा के यहां रख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि इसमें इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है, संत है बिल्कुल, है ना, जहां पे छोड़ दोगे वहीं पे पड़ा रहेगा चुपचाप से। यहां पर दिक्कत है, ये स्टेबल कंडीशन को फॉलो करता है, ये अनस्टेबल को। पहचान कैसे होती है? स्टेबल की पहचान है कि जब आप उसको डिस्प्लेस करेंगे तो जो फोर्स है उसकी वापस से वहीं पर आने की टेंडेंसी रहेगी, ठीक है, उसी पोजीशन में लाने की टेंडेंसी रहेगी। और यहाँ पर जो फोर्स है उसको वो ओरिजिनल स्टेट से दूर भगाने की टेंडेंसी रखेगा अनस्टेबल में, और इसमें तो कोई टेंडेंसी रहेगी नहीं। सो दिस इज बेसिक आइडिया अबाउट स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अभी हम इसी डेरिवेशन में इन तीनों टर्म्स का यूज करेंगे। सो आई थॉट कि आपको पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं सो दैट आपको वो समझने में ज्यादा कनेक्टेड रहेगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि ये 11th क्लास के रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर यूज हो रहा था तो मैंने उसका एक जस्ट क्विक रिवीजन दिया है। चलिए तो अब अपन अपना डेरिवेशन चालू करते हैं। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहां से जो हेडिंग है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हेडिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने याद करिए टॉर्क निकाला था ऑन अ डायपोल, ठीक है ना, जब वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ था। बिल्कुल सेम डायग्राम हम फिर से बनाने जा रहे हैं, टॉर्क वाला जो हमने डायग्राम बनाया था बना लेते हैं। सपोज करिए एक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत सारा, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इसके ऊपर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। अब और सपोज करिए कि ये जो है ना, ये एक एंगल बना रहा है थीटा, इसके ऊपर फोर्स लगेंगे दोनों चार्जेस के ऊपर। इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा F विच इज इक्वल टू Q इंटू E, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा F माइनस Q इंटू E, ठीक है। फिर हमने इसका टॉर्क निकाला था। टॉर्क क्या होता है? बेसिकली टॉर्क होता है किसी भी बॉडी को रोटेट करने की जो टेंडेंसी होती है, जो फोर्स होता है जो उसको रोटेट करने की टेंडेंसी डेवलप कर रहा होता है, वो हम टॉर्क से निकालते हैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन में टॉर्क का वही काम है जो ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स का काम होता है, ओके। तो अब मैं वापस से टॉर्क के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूंगा इस वाले डेरिवेशन में, क्योंकि टॉर्क पे हम जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। जिनको नहीं पता टॉर्क क्या होता है वो उस वाले वीडियो को देखें जिसमें हमने डायपोल के ऊपर टॉर्क निकाला था इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ पर टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है जो वहां पर निकल के आया था, याद है क्या था? PE sin थीटा। ये जो फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं उसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज करूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर कुछ और निकालना उद्देश्य है, ना कि इसको टॉर्क को निकालने का है, ठीक है। तो देखिए अब आप, जैसे ये डायपोल यहाँ पर पड़ा हुआ है, अब ये यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, इसके कारण एक कपल बन रहा है जो कि इसको घुमा रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी डेवलप होगी वो हम निकाल रहे हैं। सपोज करिए इसको मुझे अभी थीटा एंगल पे था, मुझे इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ा डी एंगल से। डी थीटा एंगल से जब मैं इसको ट्विस्ट करूंगा तो जो मुझे इसमें वर्क करना पड़ेगा, जो कि स्मॉल वर्क होगा, वो होगा टॉर्क इनटू डी थीटा। ये रोटेशनल मोशन में वर्क का फॉर्मूला होता है। जब आपको रोटेशनल मोशन में वर्क निकालना होता है तब आप जो फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है dw इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है। ये कहां से निकल के आया है आप जानते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर्मूला हमारा। पर हम रोटेशनल मोशन में बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि रोटेशनल मोशन में टॉर्क का काम वही होता है जो ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स का काम होता है, ठीक है ना। तो फोर्स की जगह मैंने टॉर्क लिख दिया, और ये जो है ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो जब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे होते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं। तो ये एक तरह से ट्रांसलेटरी मोशन में अगर मैं पढ़ूंगा तो ये मैंने क्या लिखा है, फोर्स,
डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन में टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों का बात वही है। तो ये आपका स्मॉल वर्क का फॉर्मूला आ गया। तो जो टोटल वर्क होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ दीज स्मॉल वर्क, मतलब इसका इंटीग्रेशन। अब आप सपोज करिए इस डायपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल पर लेकर जा रहे हैं, है ना। पहले सपोज करिए θ1 एंगल पर था, अब आप उसको θ2 एंगल पर लेकर गए, तब क्या होगा? तो यहां पर लिमिट लग जाएगी θ1 से θ2। तो ये जो W है दैट विल बी इक्वल्स टू टाउ की वैल्यू लिख देते हैं हम, ये लिखी है हमारी PE sin थीटा, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले वाले डेरिवेशंस में, तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। θ1 से θ2 दिस इज PE sin थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां पर आप P और E को तो बाहर कर लेंगे, दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि ये P जो है क्या है, ये डायपोल मोमेंट है, ठीक है, वो हमेशा माइनस से प्लस चार्ज की तरफ डायरेक्टेड रहता है। PE और इंटीग्रेशन हो जाएगा θ1 से θ2 sin थीटा डी थीटा। नाउ sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है मालूम है आपको? इट इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं W इक्वल्स टू आ जाएगा PE माइनस कॉस थीटा, θ1 से लेके θ2 इसकी लिमिट लग जाएगी। ओके, अब आपको जब लिमिट दी होती है तो आप लिमिट को कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर है? तो मैं इस डायग्राम को यहां पे मिटा रहा हूं। सो W इक्वल्स टू आ जाएगा PE माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो PE इसे लिखा हूं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब आप इसके बाद में जानते हैं, हम हमेशा यही करते हैं, जो वर्क होता है, जो आपको इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए जो वर्क करना पड़ा, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप बोलेंगे कि दिस वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे U इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये आपका वर्क का फॉर्मूला आ गया फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम? कुछ अजम्पशन क्या, हम बेसिकली इसमें केस ले रहे हैं कि अगर हम ये मान लें कि हमने स्टार्टिंग में डायपोल को 90 डिग्री पे रखा था और वहां से हम उसको किसी एक एंगल थीटा पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हमने स्टार्टिंग में ये माना कि अगर डायपोल हमारा 90 डिग्री पर होता, मतलब हमारा जो पहले एंगल था वो θ1 जो है वो 90 डिग्री होता, और वहां से अगर हम उसको मूव कर रहे होते, मतलब डायग्राम कुछ ऐसा होता। मैं ये हेडिंग हटा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लूं कि ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये ऐसा है, यहाँ पर इधर फोर्स लग रहा है और यहाँ पर इधर फोर्स लग रहा है, ओके, और ये एंगल जो है वो थीटा है। तो इस वाले केस का मतलब क्या है कि ये डायपोल ऐसा ना रह के ऐसा रहा होगा, ठीक है। अगर ये ऐसा है और यहां से आप इसको मूव करके इधर या इधर किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर ले आ रहे हो, थीटा एंगल पर, तब क्या होगा? तो U इक्वल्स टू हो जाएगा PE cos 90 माइनस cos θ2 की जगह मैं थीटा लिख दूंगा। ये कितना हो गया? U इक्वल्स टू PE cos 90 कितना होता है? 0 माइनस cos थीटा। अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं
तो u इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस PE cos थीटा, ठीक है ना, ये 0 हट जाएगा, ये माइनस PE cos थीटा हो गया। और आप चाहें तो इसको माइनस P डॉट E भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअल जो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं वो ये लिखते हैं, माइनस P डॉट E या फिर माइनस PE cos थीटा। इसमें लेकिन याद रखिएगा कि इसमें हमने ये माना है कि जो इनिशियली हमारा डायपोल था वो परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना, तब जाकर आपका ये एक्सप्रेशन आएगा। अगर आपको बिल्कुल जनरल चाहिए तो ये एक्सप्रेशन है। ओके, सो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज U इक्वल्स टू माइनस P डॉट E या फिर PE cos थीटा। यहां से मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा, A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, AB cos थीटा, तो AB cos थीटा बटा के मैं A डॉट B भी तो लिख सकता हूँ उल्टा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो ये इस फॉर्म में आएगा। याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी है ये, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देता है, एक स्केलर नंबर देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, वो क्यों समझाया था वो अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो मैं ये सारा मिटा रहा हूं। इस डायग्राम को रेफर करते हुए चलेंगे हम लोग और समझते चलेंगे। देखिए अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली U इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए केसेस लेके चलते हैं। केस 1, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब ये डायपोल आपने परपेंडिकुलर कर दिया, थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है कि ये जो डायपोल है आपने इसको ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो जब डायपोल 90 डिग्री पर रख दिया तो यहां पे अगर हम इस फॉर्मूले से चलें तो यहाँ पे U कितना आ गया, 0। मतलब कि जब डायपोल परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी। मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये कौन सा केस हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला है, याद है, उसमें कोई एनर्जी नहीं थी, आपने जहां रख दिया वो वहीं पे पड़ा रहता था, ठीक है ना। मतलब उसकी कोई टेंडेंसी नहीं थी कहीं जाने की, दैट इज उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, ठीक है। तो ये जो केस है इसको मैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला केस मान सकता हूं कि ये जो केस है जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तब मेरा जो डायपोल है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पर है। ओके, अब केस 2 पे आते हैं अपन। सपोज करिए व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पर आप लेकर आए। 0 डिग्री का मतलब क्या है, डायपोल ऐसा था, आपने इसको ऐसा कर रखा है, तब U की वैल्यू कितनी होगी, माइनस PE cos 0। तो U इक्वल्स टू हो गया माइनस PE, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब आप इसको एनालाइज करिए। देखिए सपोज करिए डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा। अब आपने अगर इस डायपोल को, ओके, अगर आपने इस डायपोल को थोड़ा सा भी ट्विस्ट करा, अगर आपने इसको ऐसा कर दिया तो देखिए इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है और इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, तो ये इसको वापस से ऐसा लाने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे हैं आप? अगर ये डायपोल को आपने पहले ऐसे था, ठीक है, ये एरो बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इस पे इधर है और इस पे इधर है। ओके, अब आपने इसको अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट करा तो ये फोर्स इसको वापस से इधर लाने की कोशिश करेगा और ये वाला फोर्स इसको वापस से इधर लाने की कोशिश करेगा। मतलब इसकी जो मीन पोजीशन है ये वापस से वहीं आने की टेंडेंसी रखता है। ऐसे आप नीचे देख लीजिए, अगर ऐसा था आपने ऐसे करा, ठीक है, तो ये फोर्स इधर लग रहा है तो ये इसको इधर घुमाना चाहता है और ये फोर्स इधर लग रहा है जो कि इसको ऐसे लाना चाहता है। गेटिंग? मैं अगर डायग्राम से बताऊं इसको, सपोज करिए आपने इस डायपोल को शिफ्ट करके ऐसा कर दिया तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, ये डायपोल इधर आ गया और ये इधर, तो ये वापस से इधर आने की टेंडेंसी रख रहा है, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी रख रहा है। ऐसे ही अगर आपने इसको इधर कर दिया तो देखिए
ये इधर लग रहा है फोर्स और ये इधर लग रहा है फोर्स, तो ये इसको घुमा के वापस से ओरिजिनल जो डायरेक्शन है उसमें लाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये ओरिजिनल जो पोजीशन है ये वापस से वही आने की टेंडेंसी रख रहा है। और अगर हम थर्ड केस की बात करें, when थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री में अगर हम वैल्यू डालें cos 180 डिग्री, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पीई इंटू -1, u इक्वल्स टू आ गया p इंटू ई। देखिए मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू पीई आ रही है, ठीक है, पर यहां पर इक्विलिब्रियम में फर्क आएगा। अब आपने इसको 180 डिग्री कर दिया, 180 डिग्री कर दिया, तो जरा इस डायग्राम को मैं फिर से बना देता हूं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, लेकिन आपने डायपोल को, समझिए बात को, पहले ऐसे था, अब आपने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज अब आ गया इधर और नेगेटिव चार्ज आ गया इधर। 180 डिग्री घुमाने पर यही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पहले इधर था, तो आपने 180 का टर्न दे दिया। तो देखिए इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर और इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर। आपको मालूम है फोर्स जो है पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अभी तो देखिए इक्विलिब्रियम में है, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम तो है। अब अगर आपने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, सपोज करिए आपने इसको इधर दे दिया हल्का सा, तो देखिए क्या होगा। आपने जैसे ही इसको दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स इस पे इधर लग रहा है और इस पे इधर लग रहा है, तो क्या होगा, ऐसा था आपने ऐसा करा तो ये इसको और दूर ले जाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। इसकी मेन पोजीशन ये थी, पर आपने इसको ऐसा रखा और फोर्स इधर लग रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा, मतलब अपनी मेन पोजीशन से दूर जा रहा है। ऐसे ही आप इसको इधर कर दीजिएगा, अगर आपने डायपोल को इधर कर दिया तो ये इधर लग रहा है फोर्स और इस पे इधर लग रहा है, तो क्या होगा, जब ये ऐसा हो गया तो ये ऐसे जाने की कोशिश करेगा, मतलब अपनी मेन पोजीशन से दूर जा रहा है दोनों ही केस में। तो ये केस क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली डायपोल के हमने 3 केसेस डिस्कस करे, जिसमें डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, एक बार अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में और एक बार न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। सो ये 11th का कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया, सो दैट आपको वो क्लियरली समझ में आए, इसीलिए मैंने उसको पहले ही समझा दिया था, इससे आपको वो बाद में समझ में आने में कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन प्लस ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर हुए होंगे और आपको ये डेरिवेशन समझने में आसानी हुई होगी। सो इफ यू लाइक आवर वीडियो देन share, subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest notifications. Thank you.